नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम इस सीरीज में देखेंगे लोकपाल ऑफिस के बारे में और साथ ही साथ एक पोस्ट डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी। जैसे हाल ही में एक आरटीआई फाइल की गई थी जिसमें पता चला है कि डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी की जो पोस्ट है लोकपाल में वो 2 साल होने के बाद भी, जैसे कि हमने देखा 2019 में लोकपाल आ गया था, 2 साल लगभग हो गए हैं लोकपाल को फाइनली अपॉइंट हुए। तो ऐसे में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज करती हैं किसी भी ग्राफ्ट कंप्लेंट की जो भी एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन को भेजी जाती है। तो आरटीआई से ये पता चला है कि ये जो पोस्ट है ये अभी तक वैकेंट है। इस पोस्ट को भरने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इस पोस्ट को फिल नहीं किया है। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जानते हैं क्या एग्जैक्टली ये पोस्ट है और कैसे लोकपाल यहाँ पे फंक्शन करता है। आपको याद होगा लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 में पास कर दिया गया था। यहाँ पे एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी की पोस्ट भी क्रिएट की गई थी जिसमें यह कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी की पोस्ट पे किसी को रिक्रूट करेंगे और वो पर्सन जो है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज करेंगे जितनी भी सीवीसी जो है वो फॉरवर्ड करेगी। यानी आप देखते हैं कि लोकपाल के पास कोई भी कंप्लेंट आती है तो लोकपाल उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देता है सीवीसी पे। अब वहां से वो आती है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी पे, आनी चाहिए टेक्निकली, लेकिन क्योंकि ये पोस्ट वैकेंट है तो अभी सीवीसी को इसकी इंक्वायरी खुद ही करनी पड़ती है। तो एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि यहाँ पे कोई पर्सन नहीं होने की वजह से जितनी भी ग्राफ्ट कंप्लेंट्स हैं वो फाइनली जो है डिसीजन उस पर नहीं लिया जाता, फाइनली कोई भी उस पर जजमेंट नहीं आती है। हम बात करें अगर डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी की क्वालिफिकेशन की, तो जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव लेवल का कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिक्रूट है, कोई भी ऐसा आईएएस, कोई भी ऐसा ऑफिसर जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पे है, उसको आप डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी में अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन 21B क्लॉज 1B की अगर आप बात करें लोकपाल लोकायुक्त एक्ट की, तो यहाँ पे जितनी भी कंप्लेंट्स हैं पब्लिक सर्वेंट्स के रिगार्ड में, ये सारी जो सब कंप्लेंट्स हैं ABCD चारों ग्रुप की, ये टेक्निकली लोकपाल को रेफर की जाती हैं और लोकपाल इनको सीवीसी के पास भेजते हैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के बाद। और सीवीसी का काम होता है ये डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी के पास भेजना। पोस्ट वैकेंट होने की वजह से ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसका डिस्पोजल नहीं हुआ। इनमें अभी तक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है और फाइनली आगे ये केस नहीं बढ़ा है। यहाँ पे ये भी देखा गया है कि लगभग एमपीज के अगेंस्ट, बहुत सारे एमएलएस के अगेंस्ट, ग्रुप ए ऑफिसर्स, ग्रुप बी ऑफिसर्स के अगेंस्ट काफ़ी कंप्लेंट्स आती रही हैं 2-3 साल में, लेकिन ये कंप्लेंट्स जो हैं फाइनल कल्मिनेशन तक नहीं पहुंच पाई हैं क्योंकि अभी जो प्रोसेस है डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी के रिक्रूटमेंट का वो पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी नहीं हो पा रही, कोई रिपोर्ट फाइनल सबमिट नहीं हो पा रही और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओम्बुड्समैन यानी जो लोकपाल हैं वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। अगर हम बात करें पहले लोकपाल की, तो आपको याद होगा जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वो पहले लोकपाल या चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल वो अपॉइंट किए गए थे 23 मार्च 2019 में और इनको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने पिनाकी चंद्र घोष का अपॉइंटमेंट किया था। अभी एट प्रेजेंट अगर हम लोकपाल की बात करें तो 2 जुडिशियल मेंबर्स जो हैं इस ऑफिस में की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे अभी भी बनी हुई है। तो एक बार देख लेते हैं लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 एग्जैक्टली कहता क्या है। देखो 2011-12 में आपको याद होगा अन्ना आंदोलन हुआ, काफ़ी ज़्यादा करप्शन और ग्राफ्ट को लेके इश्यूज क्रिएट किए गए थे प्रीवियस यूपीए 2 गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ऐसे में एक नेशन वाइड करप्शन मूवमेंट के चलते सरकार को 2013 में लोकपाल एक्ट लाना पड़ा, लेकिन एक्ट लाने के लगभग 6 साल तक कोई भी पर्सन को लोकपाल की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया गया था। ये पोस्ट काफ़ी लंबे समय तक वैकेंट थी। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव यही था कि एक लोकपाल ऑफिस जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा यूनियन लेवल पे और लोकायुक्त ऑफिस स्टैब्लिश किया जाएगा स्टेट लेवल पे। अब इनका काम क्या होगा, ये इंक्वायरिंग करेंगे करप्शन की, जो भी करप्शन पब्लिक सर्वेंट करते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, डी ऑफिसर्स जो भी होते हैं, किसी भी तरह का करप्शन करते हैं, किसी भी तरह का पब्लिक फंक्शनरी है, वो कोई भी ऐसा उस पर एलिगेशन है करप्शन का, तो उसकी इंक्वायरी लोकपाल लोकायुक्त द्वारा की जाएगी। अब ये लोकपाल एग्जैक्टली एक मल्टी मेंबर बॉडी होगी। यहाँ पे एक चेयरपर्सन होंगे और 8 मेंबर जो हैं वो अपॉइंट साथ ही साथ किए जाएंगे। जैसे मैंने बताया आपको, पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वो इस समय भारत के पहले लोकपाल या एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। आपको ये भी पता होगा कि हमने ये ऑफिस स्वीडन से लिया था। स्वीडन में इस तरह का ओम्बुड्समैन का ऑफिस चलता है। अगर हम हिस्टोरिसिटी की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है ये करप्शन को फाइट करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बहुत हाई है, तो ऐसे में करप्शन के केसेस को फाइट करने के लिए या अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए लोकपाल का ऑफिस काफ़ी सिग्निफिकेंट है इंडियन
पॉलिटी और इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। इनफैक्ट हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में जो सिग्नेटरी हैं हम, हमारा जो एडहेरेंस है, उसके लिए भी हमें लोकपाल जैसे ऑफिसेस होना बहुत ज़रूरी है। टाइम के साथ साथ आप देखेंगे फर्स्ट रिफॉर्म्स कमीशन, सेकंड रिफॉर्म्स कमीशन, ये दोनों कमीशंस बहुत एक्सप्लिसिटली कहती आई हैं कि हमें एक लोकपाल और लोकायुक्त जैसे ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी ज़रूरत है। हमें स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे इस तरह के ऑफिसेस को बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे एंटी करप्शन कंप्लेंट्स को किया जा सके, या ऐसा ऑफिस जो करप्शन कंप्लेंट्स को प्रॉपरली डील कर सके बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सेट करने की बात की गई है, इंटरफेरेंस से दूर रखने की बात की गई है। अगर आगे बात करें चेयरपर्सन कौन होंगे लोकपाल के, तो देखो चेयरपर्सन के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया, या तो वो चीफ जस्टिस हो सकते हैं, फॉर्मर एक्स चीफ जस्टिस, एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। ऐसा कोई भी पर्सन जिसका 25 साल का एक्सपीरियंस हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, विजिलेंस में, इम्पेकेबल इंटीग्रिटी हो, आउटस्टैंडिंग एबिलिटी हो इस तरह के मैटर्स को डील करने की, और करप्शन में स्पेशल नॉलेज हो। कह सकते हैं कोई सीवीसी रहा हो, लंबे समय तक विजिलेंस कमीशन का हेड रहा हो, तो ऐसे लोगों को आप अपॉइंट कर सकते हैं लोकपाल के चेयरपर्सन की पोस्ट पे। लेकिन एक बात यहाँ पे ये कही जाती है कि अपॉइंट करते समय ये बात ध्यान देना है कि उस पर्सन का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए। अब कॉम्पोजिशन की बात करें, जैसा भी हमने देखा 8 मेंबर्स होते हैं लोकपाल में। 50% मेंबर्स इसके जुडिशियल होंगे, जिनका जुडिशियल बैकग्राउंड होगा, और 50% मेंबर्स जो हैं वो SC ST, माइनॉरिटीज़ और वुमेन से नियुक्त किए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुडिशियल और नॉन जुडिशियल दोनों तरह के यहाँ पे मेंबर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि अपॉइंट करने के लिए सिलेक्शन कमेटी कैसे बनेगी। सिलेक्शन कमेटी में देखो टोटल 5 मेंबर्स होंगे। प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि अभी भी नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन अभी भी नहीं है लोकसभा में जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटस मिला हो। चीफ जस्टिस होंगे, या फिर कोई सिटिंग जज होंगे, और 5वें होंगे कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट, जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिकमेंड करेंगे। कहा जाता है कि पहले 4 मेंबर के रिकमेंडेशन पे 5वें मेंबर आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 लोगों की सिलेक्शन कमेटी बनेगी, और 5 लोगों की सिलेक्शन कमेटी मिल के एक नाम को डिसाइड करेगी और उस नाम को प्रेसिडेंट को भेज देंगे। प्रेसिडेंट फर्दर उस नाम का अपॉइंटमेंट कर देंगे लोकपाल के ऑफिस में। अब आगे हम देखें पावर्स क्या क्या है। देखो जितनी भी पब्लिक पोस्ट हैं सबको लोकपाल कवर करेंगे। ऐसी कोई भी एंटिटी है जो फॉरेन सोर्स से कोई भी पैसा लेके आ रही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 10 लाख से ज़्यादा का अगर अमाउंट इंडिया में आ रहा है तो वो भी लोकपाल के जुरिसडिक्शन में आएगा। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर को के लिए भी कह दिया गया था कि पीएमओ जो है वो भी लोकपाल के परव्यू में रहेगा। साथ ही साथ लोकपाल के पास पावर होगी सुप्रिटेंड करने की और डायरेक्ट करने की किसी भी इन्वेस्टिगेशन को, यानी सीबीआई को या फिर सीवीसी को किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन वो हैंड ओवर कर सकते हैं किसी भी मैटर में। साथ ही साथ यहाँ पे एक एडिक्वेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है अपराइट पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, मतलब उनके लिए बेनिफिट्स हों। और यहाँ पे क्लियर क्या कहा गया है कि लोकपाल जो है वो जितने भी एंटी ग्राफ्ट मेजर्स हैं, जितने भी ऐसी कंप्लेंट्स हैं करप्शन की, उनको सीबीआई के साथ मिलके, सीवीसी के साथ मिलके रिजॉल्व करेंगे, यानी उनमें इन्वेस्टिगेशन होगी। अब आगे बात करते हैं टेन्योर और सैलरी की। टेन्योर की बात करें तो लोकपाल चेयरमैन और मेंबर जो है 5 साल का टेन्योर है और 70 साल की एज है, यानी जो पहले आ जाए। अपॉइंटमेंट जो है वो 70 साल की एज तक की जा सकती है, या अपॉइंटमेंट होने के बाद अगर 70 साल पूरे नहीं हुए हैं, 70 ईयर्स पूरे नहीं हुए हैं, तो 5 ईयर्स का टेन्योर यहाँ पे आपको मिलेगा। सैलरी अलाउंसेस, बाकी जो कंडीशंस हैं वो सारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट है। तो याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट बेनिफिट्स दिए गए हैं चेयरमैन को, और मेंबर्स को दिए गए हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो चेयरमैन जो है वो इक्विवेलेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मेंबर्स जो हैं वो इक्विवेलेंट टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। तो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन है, इतने ज़्यादा प्रॉपर मैनर में ये ऑफिस को क्रिएट किया गया। आइडिया यही है कि जितने भी करप्शन के केसेस हैं उनको रिजॉल्व कर पाएँ और उनको टाइमली डील कर पाएँ। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे इस तरह की अगले और टॉपिक्स पे। यूपीएससी IAS के हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studiiq.com या ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।